बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग एजुकेशन के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे और मेरी कोशिश है कि इस मुख्तसर से वक्त में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफ़ाइन कर सकूं, लेकिन हम यहाँ मुख्तसरन पार्ट्स ऑफ स्पीच का जिक्र करेंगे और कोशिश करेंगे इसे समझें। डिटेल वाइज हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं। अब देखना यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या अहम रोल है। वर्ड्स जो हैं जो डिवाइडेड किए जाते हैं वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस होते हैं, सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो उनके फंक्शन के लिहाज से होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और इन्हें डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ काइंड्स में। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 द नाउन, द प्रोनाउन, द एडजेक्टिव, द वर्ब, द एडवर्ब, द प्रीपोजिशन, द कंजंक्शन, द इंटरजेक्शन। नंबर 1 द नाउन। नाउन जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हम देखते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं या हियर करते हैं, ये तमाम चीज़ें इन सब के नाम हैं, उसे नाउन कहते हैं। दुनिया में हर पाई जाने वाली चीज़ का नेम है, वही नाउन है जिससे हम किसी चीज़ का पहचान करते हैं। अब द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यूज्ड फॉर अ थिंग, अ पर्सन और अ प्लेस, जैसा कि टेबल, अली, ही, फीवर, बॉय, वॉल, कप, प्लेट, देर आर सो मेनी थिंग्स। बहुत सी चीजें सबके नेम है। अब हमने इसे डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। द वर्ड थिंग मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, हेयर, स्मेल, टच और टेस्ट। जैसे कि स्टार्टिंग के वक्त आपको जिक्र किया था कि जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं या छूते हैं, ये सब थिंग के ज़ुमरे में आती हैं और ये सब नाउन है। जैसे वाटर, पानी, जिसे हम छू भी सकते हैं या इसकी आवाज़ आए तो हम महसूस भी कर सकते हैं सुनकर कि ये पानी की आवाज़ है। नॉइस, शोर, हम पहचान कर सकते हैं किस चीज़ की आवाज़ है। सेंट, स्मेल, जैसे परफ्यूम वगैरह। पेन, सॉल्ट हम छू भी सकते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं। और अगर इसे ना मालूम हो हमें सॉल्ट के बारे में, तो हम उसे चख कर भी महसूस कर सकते हैं कि ये सॉल्ट है। नंबर 2 ऑल थिंग्स दैट वी कैन थिंक ऑफ, ऐसी चीजें जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं, परसीव बाय आवर सेंसेस, महसूस कर सकते हैं। देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे डेथ, ट्रुथ, क्लीनलीनेस, ये ऐसी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं। इसी तरीके से मूवमेंट, लॉफ्टर, विजडम, अक्लमंदी, यहाँ हम अभी इसे डिफाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसकी तमाम काइंड्स पर नाउन की रोशनी डालेंगे। और जैसा कि मुख्तसर वक्त होता है तो मुख्तसर वक्त में ही नाउन की जो काइंड्स हैं उस पे गुफ्तगू करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है द प्रोनाउन। प्रोनाउन हम उसे कहते हैं जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाए। अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन, यानी कि किसी नाम को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन में है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एज असलम इज वीक, ही कैन नॉट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। देखिए, 2 हिस्से हैं इस सेंटेंस के। पहले हिस्से में लिखा है असलम, नेम है, लेकिन उसके बारे में दोबारा अगेन हमने जब बताया उसकी कंडीशन, तो हमने असलम वर्ड यूज नहीं किया, असलम की जगह हमने ही यूज किया। तो ये प्रोनाउन है। अब देखें सेकंड सेंटेंस में, आप देखें, आई सॉ अ लायन, इट वाज वेरी डेंजरस। मैंने शेर देखा, वो बहुत खतरनाक था, या ये बहुत खतरनाक था। तो अब आई सॉ अ लायन, अब देखें लाइन पहले सेंटेंस जो जुमला है उसका पहले हिस्से में हमने लाइन इस्तेमाल किया है।
लेकिन उसके बारे में बताने के लिए कि वो कैसा था तो हमने इट इस्तेमाल किया, लाइन इस्तेमाल नहीं किया। तो ये इससे हमें पता चलता है टू अवॉइड द रेपुटेशन ऑफ नाउन दैट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे मैं जिक्र कर देता हूँ पर्सनल प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं, इसकी भी काइंड्स हैं। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। तो ये प्रोनाउन है। अब नंबर 3 काइंड्स है हमारे पास द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो किसी नाउन की सिफ्त बयान करे, यानी कि हम किसी की अच्छाई या बुराई को हम बयान करें या उसके बारे में कुछ बताएं कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, या किसी चीज का कलर कैसा है, तो ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, यानी कि हम उसकी क्वालिटी बयान करें, उसके बारे में कुछ बताएं, लेकिन नाउन के बारे में। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेंटेंस से हमें पता चलता है ताहिर इज अ गुड बॉय। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, गुड इज एडजेक्टिव। इसी तरह ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, फास्ट एडजेक्टिव है, ब्लैक एडजेक्टिव है, स्मॉल एडजेक्टिव है, टॉल एडजेक्टिव है। देयर आर सो मेनी। नंबर 2, दिस हाउस इज वेरी ओल्ड। अब यहाँ देखिए सेकेंड सेंटेंस में हमने ओल्ड जो वर्ड है, ओल्ड जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है और हमें उसकी वो क्वालिफाई कर रहा है नाउन को। यहाँ लिखा है क्वालिफाई करे नाउन को, या समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, या उसके बारे में कुछ बताए या इजाफा करे। जैसे ताहिर इज अ गुड बॉय, गुड बॉय मतलब क्वालिफाई कर रहा है ताहिर को, नाउन को। दिस हाउस इज वेरी ओल्ड जो है क्या कर रहा है, हाउस के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है। नंबर 4, द वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच वी यूज टू से और टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन, ए थिंग और ए प्लेस। देखिए वर्ब जो है एक किसी भी सेंटेंस में एक बुनियादी हैसियत रखता है। वर्ब के बगैर हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते, वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं होता, यानी कि ये बुनियादी हिस्सा है सेंटेंस में, और इसके बगैर सेंटेंस नामुकम्मल है और कोई भी ख्याल वाज़े नहीं हो सकता इसके बगैर। इसी तरीके से अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे वर्ब के बारे में इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो काफी वक्त चाहिए। हम 1 बाय 1 हर पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, जहां हम मुख्तसर सा तारुफ पेश कर रहे हैं तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का। वर्ब के बारे में जैसे कि अभी हमने पढ़ा, अब नंबर 1 एग्जांपल जो हमें मिलता है वो ये है असलम वीप्स। वीप जो है ये वर्ब है। कराची इज अ बिग सिटी, यहाँ पर इज वर्ब है। द चेयर हैज 4 legs, यहाँ पर हैज वर्ब है। अब इसमें आगे मजीद जो चीजें हैं कि इज किस तरह से वर्ब है और कौन सा वर्ब है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मुख्तसर में आपको बताया। यहाँ पे द चेयर हैज 4 legs, हैज यहाँ पे वर्ब है, तो ये सिर्फ मुख्तसर। अब यहाँ पे वी, इज और हैज वर्ब का काम कर रहे हैं, जिससे मतलब बामाने हो जाता है, सेंटेंस बामाने हो जाता है और मफहूम क्लियर हो जाता है। नंबर 5, द एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और ए प्रोनाउन। अब ये देखें कि ये एडवर्ब का काम क्या है। सबसे पहले जब हम पिछले उसमें नंबर 3 में गए थे तो उसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था, जो नाउन के बारे में क्वालिफाइज करता था, यानी ऐड समथिंग करता था, उसके बारे में बताता था और उनकी मीनिंग में इजाफा करता था। लेकिन एडवर्ब ऐसा काम नहीं करता है सेंटेंस में। एडवर्ब जो है नाउन या प्रोनाउन को एक्सेप्ट को छोड़कर बाकी तमाम जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं उनके उसमें मायनों में इजाफा कर देता है। अब इसे क्लियर करते हैं, एग्जाम्पल से ये वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह। असलम रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ देखें फास्ट जो है एडजेक्टिव है और वेरी के साथ लग जाने से फास्ट एडजेक्टिव वेरी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। फास्ट की एडजेक्टिव है, जैसे कि आपसे पहले कहा कि एनी पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की मीनिंग में इजाफा करता है, क्वालिफाइज करता है। अब वेरी फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। नंबर 2, ताहिर राइट्स स्लोली। अब देखिए यहाँ लिखा है स्लोली। स्लोली वर्ब के मायनों में इजाफा कर रहा है,
मीनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन स्लोली वर्ब के मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है। अब देखिए नंबर 3, द यंग मैन वॉक्स वेरी क्विकली। अब ये देखिए क्विकली और वेरी ये दोनों एडवर्ब हैं। वेरी इजाफा कर रहा है मीनिंग्स में क्विकली के, जैसे कि आपको बताया, आपको समझाया कि एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन आर ए प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है, वर्ब के मीनिंग में इजाफा करेगा और एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करेगा, क्वालिफाइज करेगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो ये हमने 3 एग्जांपल सीखा कि वेरी फास्ट एडजेक्टिव है फास्ट, राइट्स स्लोली राइट जो है वर्ब है, वेरी क्विकली वेरी जो है एडवर्ब है, क्विकली एडवर्ब है और वेरी मीनिंग्स में इजाफा करता है क्विकली के यानी एडवर्ब की मीनिंग में। नंबर 4, द स्टोन फेल एग्जैक्टली ओवर द बॉयज हेड। अब नंबर 4 में आप देखिए एग्जैक्टली एक एडवर्ब है और ओवर प्रीपोजिशन है जो प्रीपोजिशन की मीनिंग में इजाफा करता है या क्वालिफाइज करता है। अब देखिए चारों जो 4 सेंटेंसेस हमने लिखे हैं इसको एक दफा फिर रिवाइज करके देखते हैं। देखिए वेरी फास्ट मीन्स एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा किया, राइट स्लोली वर्ब की मीनिंग में इजाफा किया, स्लोली ने क्वालिफाइज किया और इसी तरह क्विकली एक एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है जो एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा किया। इसी तरीके से ओवर प्रीपोजिशन है और एग्जैक्टली प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है। तो अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच except noun or a pronoun. Number 6, the preposition. A preposition is a word used to show the relation of a noun or a pronoun to something else. Preposition यूं समझिए इसकी डेफिनेशंस को कि preposition एक ब्रिज का लाइक अ ब्रिज का काम करता है सेंटेंस में, जिसके बगैर जुमला नामुकम्मल है और उसके रिलेशन को हम समझ नहीं सकते कि किसका रिलेशन किसके साथ है। जिस तरीके से आमतौर पे हम यूज करते हैं, अक्सर जुमलों में हम कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए टेबल और बुक के दरमियान ऑन एक ब्रिज का किरदार कर रहा है और रिलेशन बुक का टेबल के साथ रिलेशन को जोड़ रहा है ऑन। अब यहाँ हम देखें सेंटेंस नंबर 1 में द डॉग इज अंडर द ट्री। अब देखिए यहाँ डॉग एक नाउन है, ट्री भी नाउन है। अब देखें इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, जो जैसे कि मैंने कहा एक ब्रिज का काम होता है, रिलेशन जोड़ते हैं। द डॉग इज अंडर द ट्री, अंडर डॉग और ट्री के रिलेशन को जोड़ रहा है जिससे हमें जुमला समझ में आ रहा है। वेयर इज डॉग, द क्वेश्चन इज दैट अराइजेस वेयर इज डॉग, द डॉग इज अंडर द ट्री। तो हमें ये अंडर जो है ये एक प्रीपोजिशन है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। अब देखिए ये ऑफ एक वर्ब प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है और वो प्रोनाउन का यानी नाउन समझने से आप ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, ये इनका रिलेशन है आपस में नॉवेल्स का प्रोनाउन का। ही जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, वो नॉवेल्स पढ़ने का शौकीन है। तो यानी हम ये समझते हैं कि प्रीपोजिशन एक अहम किरदार है सेंटेंस में अदा करता है और जिससे हमें रिलेशंस का पता चल जाता है, मालूम हो जाता है। प्रीपोजिशंस बहुत सारे हैं, ऑफ, ऑन, इन, एट, अंडर, सो मेनी प्रीपोजिशंस। अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम जो है तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है ना एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं जो है नंबर 7, द कंजंक्शन। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेज। अब यहाँ हम कोशिश करते हैं इस मुख्तसर से वक्त में समझने की नंबर 7 पार्ट ऑफ स्पीच को। देखिए इसमें लिखा है कि कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज है जो लफ्जों को आपस में मिलाता है। द कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स, सेंटेंसेस और फ्रेज। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज है जो लफ्जों को मिलाता है, जुमलों को मिलाता है या फ्रेज को। अब देखिए वर्ड्स क्या होते हैं ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। सेंटेंसेस
को भी क्लियर कर चुके हैं और फ्रेज इसमें क्या होते हैं इसे भी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं, मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं हम कि किस तरह कंजंक्शन जो है सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। These tables and chairs are for sale। देखिए इसमें एंड दो लफ्जों को ज्वाइन करता है, टेबल्स और चेयर्स को, तो यहाँ एंड कंजंक्शन एज ए कंजंक्शन है। नंबर 2, he is a poor बट ऑनेस्ट। यहाँ ऑनेस्ट एक लफ्ज है और पुअर भी एक लफ्ज है, जो बट यहाँ एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल हुआ है और ये दो लफ्जों को मिलाता है। इसी तरीके से ही इज अ पुअर ये एक सेंटेंस है, बट ऑनेस्ट ये भी एक सेंटेंस का किरदार अदा कर रहा है जो बट मिला रहा है, यानी हमारी डेफिनेशंस के मुताबिक के सेंटेंस वर्ड्स इनको मिलाता है आपस में। यहाँ बट एज ए कंजंक्शन है। नंबर 3, He is a man of letters and of great fame। देखें जैसे कि डेफिनेशन के मुताबिक फ्रेज को मिलाता है, जैसे मैन ऑफ लेटर्स इट इज अ फ्रेज, ऑफ ग्रेट फेम इट इज आल्सो अ फ्रेज। तो ये फ्रेज, ये ऑफ ग्रेट फेम फ्रेज है, मैन ऑफ लेटर्स ये भी फ्रेज है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ये फ्रेज को भी ज्वाइन करता है। अब सेंटेंस और फ्रेज को भी ज्वाइन करता है, जैसे ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स ये एक सेंटेंस है, एंड ऑफ ग्रेट फेम ये फ्रेज है, यानी कि सेंटेंस और फ्रेज को ज्वाइन किया एंड ने। एंड इज अ कंजंक्शन, एंड इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है एज ए कंजंक्शन के तौर पर। नंबर 4, ही इज पुअर बट हिज ब्रदर इज रिच। यहाँ देखें दो सेंटेंसेस हैं, पहला सेंटेंस ही इज पुअर, सेकंड सेंटेंस हिज ब्रदर इज रिच। अब इन दोनों के दरमियान जो एज ए कंजंक्शन है वो बट है, जो सेंटेंस को सेंटेंस से मिलाता है, यानी साबित हुआ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के कंजंक्शन जो है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेज को मिलाता है। और हमने मिसालों से इसे समझने की कोशिश की, जैसे यहाँ पे एंड बट दिस इज योर कंजंक्शन। अभी हम यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, आपसे पहले अर्ज किया नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। नंबर 8, द इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी हिस्सा है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन एक ऐसा लफ्ज है जो अचानक मिलने वाले एक्शंस में का इजहार करता है या फीलिंग्स का, जज्बात का, इमोशंस का इजहार करता है। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं सेंटेंस से। देखिए पहला नंबर लिखा है एलॉस आई हैव फेल्ड, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यहाँ पुट किया जाता है जब हम इंटरजेक्शन से मुताल्लिक सेंटेंस हों। एलॉस के आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये जाहिर करता है ये इंटरजेक्शन है। आई हैव फेल्ड, अफसोस में नाकाम हुआ। नंबर 2, हार्क द बेल इज रिंगिंग। हार्क की मीनिंग है सुनिए, द बेल इज रिंगिंग घंटी बज रही है। तो ये अचानक जो सडन वर्ड्स बोले जाते हैं वो इंटरजेक्शन से बिलोंग करते हैं, जैसे एलॉस, हार्क। नंबर 3, हुर्रा आई हैव वॉन द मैच। हुर्रा एक लफ्ज है जो इंटरजेक्शन का किरदार करता है यहाँ, और अचानक एक्साइटिंग है, अचानक अपने ख्यालात या सम सडन फीलिंग्स का इजहार किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इन एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हुई कि इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जैसे यहाँ एलॉस, हार्क, हुर्रा ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटरजेक्शन हैं। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स को समझने की कोशिश करेंगे।